प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। अभी अपन परिवर्धन जैविकी के प्रथम इकाई परिवर्धन जैविकी का संक्षिप्त परिचय, परिभाषा, इतिहास, उसकी शाखाएं और आज का जो व्याख्यान रहेगा वो उसके उपादेयता पर रहेगा। परिवर्धन जैविकी किस प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी है। हम सब जानते हैं कि विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो उससे अर्जित जानकारी किस प्रकार मनुष्य के लिए वह लाभदायक है या हानिकारक है, उसकी क्या उपाय देता है, इसकी जानकारी अवश्य लेते हैं और वो किस तरह से मानव जाति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है उसकी भी जानकारी लेते हैं। इसी के अंतर्गत वर्तमान में विज्ञान का अध्ययन उसकी उपादेयता अथवा आर्थिक लाभ या हानि तक ही सीमित नहीं रहते, वरन क्रियाविधि, उसके मेथड्स, मैकेनिज्म आदि को जानने के लिए भी किया जाता है। कैसे उस ज्ञान का उपयोग मानव जाति के उत्थान या अन्य किसी जीव प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। फिर भी मोटे मोटे तौर पर निम्न उपयोग में अपन ने विभाजित किया है। सबसे पहली है वेरूपिकी, टेरेटोलॉजी, प्रजनन में, कैंसर में, जरण, एजिंग में, मृत्यु में, कीट नियंत्रण में व जैव प्रौद्योगिकी में इस भ्रूण का क्या महत्व है। विद्यार्थियों, आप जब पुस्तक देखेंगे, पुस्तक में दो शब्द के बीच में आप कंफ्यूज ना हो। कहीं पुस्तकों के अंदर भ्रूण की और कईयों में परिवर्धन जैविकी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी लिखा होगा। सामान्यतः अभी तक अपन इसको भ्रूण की एम्ब्रियोलॉजी ही कहते रहे हैं, लेकिन वास्तविक शब्द इसका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी है। लेकिन क्योंकि ये उपयोग में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये किताबों में आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो पहला इसका क्या उपयोग हो सकता है, उसमें है वेरूपिकी, टेरेटोलॉजी। लगभग 2 से 3% शिशु जन्मजात दोष लेकर उत्पन्न होते हैं। पूर्व में इसे दैवीय प्रकोप कहा जाता था और समझा जाता था। जब समाज में हम नज़र घुमाते हैं तो हमको इस प्रकार के जन्मजात विकृत शिशुओं का, बालकों का और वयस्कों का देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्धन जैविकी का विकास हुआ और इसके रहस्य ज्ञात हुए, जिसमें हमने पाया कि भ्रूण वृद्धि के विकास क्रम में वातावरण, औषधि या आनुवांशिक कारणों से, जिन्हें हमने पूर्व में टेरेटोजेंस कहा है, उनके कारण ये जन्मजात दोष उत्पन्न होता है, न कि कोई दैवीय प्रकोप। इसलिए समाज में जो ये शब्द प्रचलित है, आप विज्ञान के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि इस शब्द प्रयोग को, और वो जो जन्मजात विद्यार्थी, जो जन्मजात बच्चे जन्मे हैं, उनको समाज किसी दया की दृष्टि से न देखे। वो भी ईश्वर की ही कृति है, उसमें कोई ना कोई कारण रहे हैं जिसके कारण से उसके विकृति आ गई है। उनको अपन ने दिव्यांग कहा है। इसलिए ये जो हे की भावना है वो आप विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि आप इसको समाज में दूर करेंगे। इसका उदाहरण,
पश्चिमी जर्मनी में 1960 के दशक में उल्टी से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिलाएं सेडेटिव दवाई के रूप में थैलिडोमाइड लिया करती थी। उस थैलिडोमाइड के कारण जो बच्चे जन्मे, उन बच्चों में या तो हाथ पांव का अभाव था, जिसे एक्टोमीलिया कहते हैं, या बहुत ही कम विकसित व विकृत उपांग पाए गए, जिन्हें फाइकोमेलिया कहा गया। इस दवाई का जब जानकारी पूर्णतः अपने को प्राप्त हो गई, उसके बाद में आज वर्तमान में इस दवाई पर WHO ने रोक लगा दी। इसका चित्र ये आपके सामने है। ये फैकोमेलिया का एक उदाहरण है, जिसके अंदर इसकी मां द्वारा गर्भ के प्रथम 3 सप्ताह के दौरान जब उल्टी ज़्यादा होती है, उससे बचने के लिए इनके द्वारा यह थैलिडोमाइड ड्रग का इस्तेमाल किया गया, उपयोग में ली गई, जिसके कारण से जन्मे बच्चे में ये फैकोमेलिया बीमारी आपको देखने को मिल रही है। इसी प्रकार स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि द्वारा शिशु को कान में विकृति और टेट्रासाइक्लिन द्वारा हड्डियों व दांतों में जमा होना ज्ञात हुआ। इस युग में टेरेटोजेनेसिस का ज्ञान सबके लिए महत्व का हो गया है, जिसके जानने से मानव निर्मित टेरेटोजेंस जैसे ड्रग्स, विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस व वेरियस पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक से बचा जा सकता है। एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया जा सकता है। दूसरा है प्रजनन में किस प्रकार से ये सहायक होती है। परिवर्धन जैव की तो प्रजनन से ही संबंधित विज्ञान की शाखा होती है, लेकिन यहाँ इसके उपादेयता के कारण अलग से अध्ययन किया जाता है। हम समाज में देखते हैं कि कई दंपत्ति संतानविहीन होते हैं। उनको तरह तरह के ताने समाज में सुनने को मिलते हैं। ये जो संतानविहीनता होती है, वो कई कारणों के कारण होती है, लेकिन इस परिवर्धन जैविकी के माध्यम से इन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे IVF कहते हैं, या भ्रूण प्रत्यारोपण, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा उनके संतान की उत्पत्ति हो सकती है। इसमें महिला व पुरुष के दोनों के गैमेट्स लिए जाते हैं बाहर पेट्री डिश में, कल्चर मीडियम के माध्यम से उसमें निषेचन किया जाता है। निषेचन करने के बाद में जब ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है, इस ब्लास्टोसिस्ट का प्रत्यारोपण या तो मां में किया जाता है या किराए की कोख, जो वर्तमान में सरगोट मदर्स कहते हैं, उनके अंदर उस ब्लास्टोसिस्ट को रखा जाता है और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। इसके अलावा क्लोनिंग है, स्टेम सेल्स बैंक है, ऑर्गन प्रोडक्शन है, गर्भ निरोधन की नई तकनीकों की खोज है, व पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम में भी यह भ्रूण की बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके बारे में विस्तृत से आगे अपन चर्चा करेंगे। तीसरा है कैंसर में। मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाओं की विशेषता होती है कि निश्चित समय अवधि
बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और नई कोशिका उनके स्थान पर जन्म लेती है। जैसे बोन सेल्स 15 से 20 वर्ष में, बाल 2 से 4 वर्ष में, लिवर कोशिकाएं 8 महीने में और किडनी की कोशिकाएं 3 हफ्तों में। वह WBC जो सबसे ज़्यादा कार्य करती हैं उनको मात्र 30 घंटों में अपना जीवन चक्र पूरा करना होता है। मनुष्य में बनने वाली नई कोशिकाएं में और परिपक्व कोशिकाएं जिनको मरने का एक निश्चित क्रम होता है जिसे एप्टोसिस कहते हैं, जब यह क्रम किसी कारण से इस क्रम का अनुशासन टूट जाता है या अवरुद्ध हो जाता है तो ये कोशिकाएं मरती नहीं हैं, इनकी संख्यात्मक वृद्धि होती है या जो इमेच्योर सेल्स है, अपरिपक्व सेल्स है, उनमें कई गुना अधिक कोशिकाओं का बन जाना ही तो कैंसर कहलाता है। अतः कैंसर के कारणों को समझने और उनके उपचार में यह परिवर्धन जैव की बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके बाद में है जरण में, जिसे अपन एजिंग कहते हैं। विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें आयु व समय के साथ होने वाले जीवों व कोशिकाओं में परिवर्तन को जरण या काल प्रभावन एजिंग कहा गया है और इसके अध्ययन को जरण शास्त्र यानी जेरनोटोलॉजी कहा गया है। इसको समझने में भ्रूण की बहुत अधिक सहयोगी सिद्ध हुई है। मनुष्य की लाइफस्टाइल, भोजन, मनस्थिति व विभिन्न बीमारियों के कारण इसका कारक माना गया है, लेकिन अब परिवर्धन जैविकी के विकास के साथ ही वैज्ञानिकों ने इसका कारण ज्ञात कर लिया है। तेज गति से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में टीलोमर्स पाए जाते हैं। हर विभाजन के बाद ये टीलोमर आकार, कार्य व शक्ति में इनका क्षरण होता है और अंत में ये इतने छोटे और अशक्तिशाली, प्रभावहीन हो जाते हैं कि इनमें विभाजन योग्य नहीं होते। वर्तमान में इन्हीं टीलोमर्स के आकार और शक्ति को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक शोध विश्व में चल रहा है। अतः जरण संबंधित जिज्ञासाओं का हल भ्रूणकी में मिलने की संभावना है। उसके बाद में 5वां है मृत्यु। हम सब जानते हैं जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन ईश्वर प्रदत्त एक जीवन काल अपने को दिया गया है। अप्राकृतिक मौत उसका एक एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन किस प्रकार से शरीर जो जन्मा है उसमें वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उस शाखा को जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसको थैनेटोलॉजी या कहते हैं और सामान्य अंग्रेजी में इसको डेथ लोर भी कहते हैं। भ्रूणकी में जरण के साथ साथ प्राकृतिक मृत्यु के कारणों का भी खोज किया जा रहा है और विभिन्न शोध इस पर चल रही है। छठा है कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल। कृषि आय में सबसे ज्यादा नुकसान कीट पहुंचाते हैं। कीटों के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनके जीवन चक्र की जानकारी अगर वैज्ञानिकों को और दवाई इसकी नियंत्रित करने वाले वैज्ञानिक हैं उनको दोनों को प्राप्त होती है, तो किस अवस्था पर ये ज़्यादा नुकसान करते हैं और किस अवस्था पर इनको रोका जा सकता है, उसकी अगर इनकी जानकारी साझा हो जाए तो ये जो कीट नियंत्रक औषधियाँ बनाते हैं उनके द्वारा इनका बहुत सकारात्मक नियंत्रण किया जा सकता है। वो इस भ्रूणकी की मदद के द्वारा ही किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से इन कीट नियंत्रण में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है।
लेकिन इसके अलावा एक और, जिसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, अगर दूसरे कीट के द्वारा ही इनके जीवन चक्र में बनने वाले अंडे, लार्वा, प्यूपा, उनका अगर दूसरे कीट नष्ट कर कर इन हानिकारक कीटकों का नष्ट कर दें तो ये किसान के लिए और मनुष्य जाति के लिए बहुत उपयोगी होगा कि न तो उनको ये किसी प्रकार की पेस्टिसाइड छिड़कनी पड़ेगी और स्वतः ही एक जानवर दूसरे जानवर जो हानिकारक है उसको कंट्रोल करने में किसान के लिए लाभदायक रहेगा। आखिरी, जैव प्रौद्योगिकी इन बायोटेक्नोलॉजी। जीव विज्ञान में अर्जित जानकारियों का उपयोग मनुष्य के स्वास्थ्य व आर्थिक लाभ का अध्ययन जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। शुरू में अपन ने स्टेम सेल्स बैंक, ऑर्गन कल्चर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आदि के उपयोग भ्रूणकी का महत्व सिद्ध करती है और आने वाले समय में इनका और अधिक महत्व होने वाला है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में स्टेम सेल्स यह वो अविभेदित कोशिकाएं हैं जिनका अगर बाहर कल्चर मीडियम में उपयोग किया जाए तो आपको जैसी कोशिका बनानी है वो कोशिका बनने की इनमें क्षमता होती है। टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं ये। वर्तमान में आजकल जब जन्म होता है, आहार नाल का इसका प्लासेंटा का जो शिशु और माँ के बीच में पाई जाती नाल है उसका एक हिस्सा काट लिया जाता है, उसके अंदर ये स्टेम सेल्स पाए जाते हैं और इनको जिस प्रकार बैंक होता है, स्टेम सेल्स बैंक है, उनमें इनको सुरक्षित रख दिया जाता है। उस बालक में आगे जीवन में कभी भी किसी प्रकार के ऑर्गन की या बीमारी में कोई कोशिका की आवश्यकता होगी तो उसी की आहार नाल की कोशिकाओं का उपयोग कर कर उस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। इसी प्रकार से किस ऑर्गन्स, ये विभिन्न अंगों का कल्चर, अंगों का निर्माण लैब के अंदर कर कर किस तरह से प्रत्यारोपित किया जा सकता है मनुष्य के अंदर, आने वाले समय में शोध के साथ इसमें बहुत अधिक विकास होने वाला है और ये अपने लिए बहुत अधिक महत्व की ये भ्रूण की शाखा होने वाली है। विद्यार्थियों, यह पूरा आज अपना परिवर्धन जैविकी का परिचय, उसकी परिभाषा, उसका इतिहास, उसकी शाखाएं और आज उसकी उपादेयता पूर्ण होता है। आप सबसे एक निवेदन कि जो व्हाट्सएप ग्रुप अपन ने बना रखा है उस ग्रुप में आप द्वारा कोई शब्द या मेरा कहा गया वाक्य नहीं समझ में आता है तो आप निश्चित मेरे व्हाट्सएप के द्वारा या मेरे पर्सनल मोबाइल फ़ोन पर आप मेरे से उस जानकारी के बारे में बता सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में आपकी जो शंका है उसका निवारण कर सकता हूँ। आप अधिक से अधिक इनका उपयोग में लें। मैंने ये जो व्याख्यान दिया है उसका PDF रूप भी तैयार है। मैं आशा करता हूँ कि ये PDF आप तक पहुँचे और आप इसका अधिक से अधिक उपयोग लें। कोई विद्यार्थी वंचित भी रह गया है तो वो पुनः मेरे से संपर्क कर कर इसके बारे में जानकारी ले सकता है और आप द्वारा ये PDF साझा कर सकता है।